like a millionaire. No gimmicks, luck, or trust fund required. क्रिस्टी शेन एंड ब्राइस लियोंग. दो लफ्जों में. साल 2019 में रिलीज हुई किताब क्विट लाइक अ मिलियनेयर आपको गरीबी और अमीरी के बीच की खाई से रूबरू करवाएगी. आपको इस किताब की मदद से पता चलेगा कि कैसे पैसों को मैनेज करना है और कैसे एक बड़ी वेल्थ तैयार करनी है. अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो इस किताब की समरी को जरूर सुनिए और पढ़िए. इस किताब के चैप्टर्स में कर्ज से मुक्ति का रास्ता भी बताया गया है. फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के सफर की शुरुआत आज से ही कर दीजिए. ये किताब किसके लिए है? फाइनेंशियल स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे लोग जो रिटायर होने वाले हों, और ऐसा कोई भी जिसे अमीर बनना हो. लेखक के बारे में आपको बता दें कि इस किताब को क्रिस्टी शेन और ब्राइस ल्यूंग ने मिलकर लिखा है. दोनों कनाडा के ट्रेन्ड इंजीनियर्स रह चुके हैं. फिर अचानक इन्होंने रैट रेस को छोड़ने का फैसला किया और आज ये दोनों मिलियनर्स में शामिल हो चुके हैं. इस किताब में मेरे लिए क्या है? आपकी जिंदगी के सफर के दौरान एक कहावत से जरूर मुलाकात हुई होगी कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती हैं. बेशक आप ऐसा मान सकते हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि गरीबी से बड़ा दुश्मन कोई और नहीं हो सकता है. आप इस गरीबी नामक दुश्मन को जड़ से खत्म कर सकते हैं. तो फिर इसका मतलब साफ है कि खुशियों की ख्वाहिश पैसों से पूरी की जा सकती है. इसलिए अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए पैसा कमाना और बचाना सीखिए. पैसों को इस तरह से मैनेज करिए कि उससे बड़ा वेल्थ बनाया जा सके. इस किताब की लेखिका क्रिस्टी शेन एक सेल्फ मेड मिलियनेयर हैं, जिन्होंने 31 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया था. हमें इस किताब के चैप्टर्स में पता चलेगा कि कैसे लेखिका ने सेल्फ मेड मिलियनेयर तक का सफर तय किया. इस समरी में आप ये भी जानेंगे कि अर्ली रिटायरमेंट कोई सपना नहीं है, इसे पूरा किया जा सकता है. और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए टिप्स और ट्रिक्स. चैप्टर 1. अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए पैशन की जगह मैथ्स को फॉलो करिए. साल 2005 के दौरान स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से बातें करते हुए कहा था कि अपने दिल की आवाज़ को फॉलो करिए. ये स्पीच बहुत जल्द पूरे विश्व में वायरल हो गई थी. ये बात कुछ महीनों तक तो लोगों की जबान में रही, लेकिन फिर समय के साथ फीकी होती चली गई. आखिर खुद के दिल की आवाज़ को सुनना मुश्किल क्यों हो रहा है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि दिल अधिकतर गलत फैसले करता है. हर साल स्टूडेंट्स अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला करते हैं कि उन्हें कहाँ पढ़ाई करनी है. लेखिका क्रिस्टी के सामने भी साल 2000 में ये सवाल था. उनके सामने करियर को लेकर क्रिएटिव राइटिंग, अकाउंटिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग नाम की 3 चॉइसेस थीं. उनका दिल कह रहा था कि वो राइटिंग के साथ आगे बढ़ें, लेकिन मैथ कह रहा था कि उन्हें इंजीनियरिंग के रास्ते को अपनाना चाहिए. उन्होंने मैथ की सलाह को माना और ये सलाह उनके लिए फायदे का सौदा साबित हुई. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंजीनियरिंग के दम पर ही उन्होंने सालाना $40,000 से कमाई की शुरुआत की थी. करियर की शुरुआत में इस तरह का पैकेज किसी और डिग्री में मिलना मुश्किल था. तब लेखिका ने मैथ को फॉलो किया था, जिसके दम पर उन्होंने अच्छा पैसा कमाया. आज वो अपने पैशन को भी फॉलो कर रही हैं. आज वो प्रोफेशनल राइटर हैं. अब उन्हें पैसों के बारे में जरा सी भी चिंता नहीं रहती है, जिसकी वजह से वो खुलकर अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाती हैं. ये बात बिल्कुल सच है कि शांत माहौल और दिमाग में ही क्रिएटिविटी फूट फूट कर उभरती है. लेखिका ने अपनी जॉब से इस फाउंडेशन को तैयार किया था. वो ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर पाई क्योंकि उन्होंने लाइफ की मैथ्स को फॉलो किया और अपने करियर का सही चुनाव किया. कर्ज एक ऐसा जाल है जिससे हर कीमत पर बचना चाहिए. क्या आप जानते हैं कि चीन में अधिकतर लोग अपनी कमाई का 38% सेव करते हैं, जो कि अमेरिकन और जापान के लोगों की तुलना में काफी अधिक है. चीन के लोग पैसों की सेविंग्स पर भरोसा क्यों करते हैं? साल 1949 में जब चीन कम्युनिस्ट सरकार पावर में आई, तब वहां भ्रष्टाचार अपने चरम पर था. वहां बैंकिंग जैसी व्यवस्था नहीं थी. लोग कर्ज में डूबे रहते थे. अगर किसी को कुछ खरीदना रहता था तो उसके पास दो चॉइस रहती थी. पहली, कर्ज में डूब जाना और सामने वाले का गुलाम बन जाना, या फिर
तब तक पैसे इकट्ठे करना जब तक उस चीज को खरीदने लायक पैसे ना आ जाएं। ऐतिहासिक तौर पर चीन में कर्ज का मतलब गुलाम बनना ही हुआ करता था। इस किताब की एक लेखिका चाइनीज है। उन्होंने अपने देश के इतिहास से सीखा है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, लेकिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट को लेकर लेखिका सलाह देती हैं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करिए तो रूल नंबर 72 को याद रखिए। मतलब आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि कब तक में आपका लगाया हुआ पैसा डबल हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने $1000 इन्वेस्ट किया है, उसमें 6% का ब्याज मिल रहा है, तो 72 को 6 से भाग देने पर 12 आएगा। मतलब 12 सालों में आपका पैसा डबल हो जाएगा। जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो पैसा और ज्यादा पैसा बनता जाएगा। याद रखिए कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो रूल नंबर 72 आपका दोस्त है। लेकिन अगर आपने कर्ज लिया है तो यही नियम आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि आपका कर्ज भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। इसलिए लाइफ में कुछ भी करिए, लेकिन खुद को कर्ज के जाल में मत फंसने दीजिए। इस जाल से कई लोगों की जिन इस जाल से कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कंज्यूमर कर्ज के बारे में भी जानना जरूरी है। कर्ज से बुरी चीज कोई और नहीं हो सकती है। इसके अंदर आपका खून चूसने की काबिलियत होती है। कर्ज की वजह से कोई भी शर्मिंदा हो सकता है। इसलिए अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो आपको खुद को कर्ज से मुक्त करना होगा। अब कंज्यूमर कर्ज को समझने की कोशिश करते हैं। इस कर्ज का इंटरेस्ट रेट बहुत अधिक होता है, इसलिए इस कर्ज से बचने की कोशिश करिएगा। अगर आपके ऊपर इस तरह के कर्ज का बोझ है तो फिर तुरंत अपने खर्चों में कमी लाइए। बिना खर्च कम किए आप इस तरह के कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते हैं। आपको रूल नंबर 72 के बारे में मालूम ही है। आपका कर्ज कितनी तेजी से डबल और ट्रिपल होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए खुद को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए आपको अपने खर्चों को कम करना ही होगा। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपने आप को इस मुश्किल कदम के लिए तैयार करिए। अगर आपके कर्ज का ब्याज दर 10 से 20% के बीच का है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलमेंट से काम नहीं चलने वाला। आपको खर्च कम करके एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट्स के दम पर ही आप अपने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपके ऊपर कई सारे कर्ज चढ़े हुए हैं, तो आपको लोन खत्म करने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी होगी। आपको तय करना होगा कि किस कर्ज को कब खत्म करना है। इसके लिए आप फर्स्ट प्रायोरिटी उस लोन को दीजिए जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत अधिक है। ज्यादा इंटरेस्ट वाले लोन्स को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करिए। अब बात सेविंग की कर लेते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपनी सैलरी से कुछ नहीं बचा पाते हैं, तो बचत क्या करें? तो फिर भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोगों का ऐसा ही सोचना है। लेकिन अगर आप हर रोज एक चाय के बराबर पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे भी आपका भविष्य बदल सकता है। 1924 में थियोडर जॉनसन ने यूपीएस में काम करने की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी $14,000 सालाना से ज्यादा कमाई नहीं की थी। लेकिन उन्होंने अपनी कमाई के 20% से यूपीएस के स्टॉक्स खरीदने की शुरुआत कर दी थी, जिसकी वजह से 90 साल की उम्र में उनके पास $70 मिलियन से ज्यादा पैसे इकट्ठा हो गए थे। इसलिए इन्वेस्टमेंट में जादू होता है। भले ही आप कितना भी क्यों ना कमाते हो, और इन्वेस्टमेंट के ही दम पे आप अपने कर्जों से भी मुक्ति पा सकते हैं। इस चैप्टर का सार यही है कि खर्चों को कम करिए और उन पैसों को इन्वेस्ट करिए, जिसके कंपाउंडिंग इफेक्ट से आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर आप खुशियां खरीदना चाहते हैं, तो पैसों को एक्सपीरियंस में खर्च करने की आदत डालिए। आपको अपनी एक आदत के बारे में सोचना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। अधिकतर लोगों को खरीदारी यानी शॉपिंग में बहुत मजा आता है। शॉपिंग में मजे को समझने के लिए हमें इंसानी दिमाग को भी समझना होगा। जब भी हम शॉपिंग करते हैं, तो हमारे दिमाग से प्लेजर हार्मोन डोपामीन रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें नई नई चीजों को खरीदने का मन करता है। इसका आप कोकेन के नशे से भी तुलना कर सकते हैं।
यही वजह है कि कब हम इस तरह के कोकेन के आदी हो जाते हैं या फिर यूं कहें कि शॉपaholics बन जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। यही वजह है कि समय के साथ ये लत बढ़ती जाती है। इसलिए अमीर लोगों को भी शॉपिंग से संतुष्टि नहीं मिलती है। उन्हें भी हमेशा कुछ न कुछ कमी ही लगती रहती है। इस बारे में लेखिका क्रिस्टी कहती हैं कि समय के साथ धीरे-धीरे उन्हें एहसास हुआ कि जिन लोगों को शॉपिंग की आदत नहीं होती है, वो ज़्यादा खुश रहते हैं। इसी के साथ पैसे खर्च करने के भी अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। जो लोग अपने पैसों को एक्सपीरियंसेस में खर्च करते हैं, उन्हें खुशी का एहसास लंबे समय तक रहता है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि पैसों से खरीदा गया सामान आपको कुछ समय तक ही खुशी दे सकता है, लेकिन उन्हीं पैसों से सीखी गई कला आपको जीवन भर खुशियों का एहसास करवाती रहेगी। इसलिए अगली बार पैसों को खर्च करने का मन करे तो सोचिएगा कि क्या आप इन पैसों से कुछ एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। आगे लेखक कहती हैं कि सभी सेल्फ मेड बिलियनर्स का मुख्य उद्देश्य अच्छा रिटर्न निकालने में हुआ करता था, लेकिन वो उसके लिए अपने पैसों को डुबाने का रिस्क नहीं लेते थे। उन सभी का मानना था कि अच्छे पैसे बिना रिस्क लिए भी बनाए जा सकते हैं। सभी सेल्फ मेड बिलियनर्स ने ये भी कहा था कि ये बात गलत है कि बड़े रिस्क से बड़ा रिटर्न बनता है। इसी के साथ अरबपति इन्वेस्टर किसी के भी कहने पर इन्वेस्ट नहीं कर देते हैं। वो खुद रिसर्च करते हैं। उनके पास समय होता है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर कर सकें। उन्हें कहा सुनी बातों पर भरोसा नहीं होता है। उनका सीधा सीधा सिद्धांत होता है कि पहले किसी भी चीज को सीखने की कोशिश करें, सीखने के बाद ही उस खेल के खिलाड़ी बने। अरबपति इन्वेस्टर्स को खुद के ऊपर भरोसा होता है। उन्हें पता होता है कि वो कठिन से कठिन सिचुएशन का दिलेरी से सामना कर सकते हैं। वो खूब पढ़ते हैं और खूब इन्वेस्ट करते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना इतना भी सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है जितना उसे माना गया है। कई लोग पैसे उधार लेने के लिए जमीन या घर को गिरवी रख देते हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि घर खरीदना समझदारी की निशानी तो है ही, साथ ही साथ भविष्य के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। प्रॉपर्टी के साथ कई और खर्चे आते हैं। चलिए उन खर्चों को डेटा के आधार पर देखने की कोशिश करते हैं। यूएस सेंसस ब्यूरो के अनुसार एक एवरेज परिवार 9 सालों तक एक घर में रहता है। एक अमेरिकन परिवार ये सोचकर घर खरीदता है कि जब बेचेगा तो अच्छा मुनाफा मिलेगा। वैसे घर की कीमत बढ़ती या घटती महंगाई दर के हिसाब से है, जिसे इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। तब भी मान लेते हैं कि अमेरिका में घर की कीमत 6% प्रति साल के हिसाब से बढ़ेगी। मान लेते हैं कि एक अमेरिकी परिवार जिसका नाम स्मिथ है, उसने अपने घर को $5 लाख में खरीदा है। 9 सालों बाद 6% इन्फ्लेशन के साथ घर की कीमत $8,44,739 हो गई। इस हिसाब से $3,44,739 का प्रॉफिट नजर आ रहा है। लेकिन प्रॉफिट काउंट करने में इतनी जल्दी ना करिए। घर की कीमत के अलावा स्मिथ ने कितना खर्च किया है वो भी देख लेते हैं। उसने लैंड रजिस्ट्री ऑफिस में $1,000, टाइटल रजिस्ट्रेशन के लिए $150, इंश्योरेंस में $22,500, प्रॉपर्टी टैक्स $45,000, मेंटेनेंस $45,000। 9 सालों का बैंक लोन ही ब्याज सहित स्मिथ को $1,62,033 का पड़ गया है। आपको बता दें कि ये रकम सेल प्राइस से बहुत ज्यादा है और ये डेटा अमेरिका जैसे देश का है। अब आप खुद सोचिए कि स्मिथ को घर खरीदना कितना महंगा पड़ गया। रूल 150 क्या है और इसका यूज भी जान लीजिए। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने अमेरिकी परिवार के हिसाब से घर खरीदने के गणित को समझा। उस चैप्टर का सार ये नहीं था कि आपको घर नहीं खरीदना चाहिए। उस चैप्टर का सार ये था कि आपको घर खरीदने से पहले खुद की सिचुएशन का अंदाजा लगाना चाहिए। आपको अपने आप से सवाल करना चाहिए कि घर खरीदना आपके लिए सही होगा या नहीं। एक सवाल अपने आप से करिए कि आप रेंट कितना दे रहे हैं। अगर ये रेंट ईएमआई के बराबर पड़ रहा है तो फिर आपको घर खरीद लेना चाहिए। लेकिन अगर इस रेंट और ईएमआई के बीच बड़ा अंतर है तो फिर आपको कुछ सालों के लिए रुक जाना चाहिए।
इसको और ज्यादा करीब से समझने के लिए रूल 150 का यूज करना होगा। ये रूल एक तरह का टूल है जिसकी मदद से आपको पता चल पाएगा कि आपको घर खरीदना चाहिए या नहीं। 30 साल के लोन पीरियड के पहले 9 सालों में आपकी पेमेंट का 50% हिस्सा ही एक्चुअल लोन की तरफ जाता है। बाकी 50% इंटरेस्ट में चला जाता है। इसके अलावा 50% इंश्योरेंस और मेंटेनेंस में चला जाता है। मतलब टोटल लागत 150% की हो जाती है। इसलिए घर की असली मंथली पेमेंट निकालने के लिए मासिक किस्त को 150% से गुना करना चाहिए। मान लेते हैं स्मिथ अपने घर की ईएमआई $1500 पे कर रहा है, लेकिन ये इसकी असली कॉस्ट नहीं है। असली कॉस्ट निकालने के लिए उसे $1500 से 150% से गुना करना होगा, जिसका रिजल्ट $2250 निकलेगा। अगर आपके घर की कॉस्टिंग रूल 150 के हिसाब से रेंट से ज्यादा आ रही है, तो आपको अपने फैसले के बारे में एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। इसी रूल को अप्लाई करके इस किताब के ऑथर ने भी अपना खुद का घर खरीदा था। इसलिए अगली बार जब आपका मन घर खरीदने का करे, तो रूल 150 को जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपको साफ तस्वीर दिख जाएगी। इस नियम की मदद से आपके लिए फैसले पर पहुंचना आसान होगा। इंडेक्स इन्वेस्टिंग के बारे में जान लीजिए। अमेरिकन बिजनेस गुरु रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि गरीब लोग अपना पैसा सामान खरीदने में खर्च करते हैं, मिडिल क्लास लोग घर खरीदते हैं और अमीर लोग अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। उनका मतलब साफ था कि अमीर लोगों को पता होता है कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए आपको अरबपति होने की जरूरत नहीं है। अमीर बनने को लेकर लेखिका सलाह देती हैं कि आपको खुद की पैसा कमाने की मशीन बनानी होगी। अगर अभी तक नहीं बनाई है, तो बनाने की शुरुआत कर देनी चाहिए। अगर आपकी मशीन आपके सोते हुए भी आपके लिए पैसे नहीं बना रही है, तो इसका मतलब है कि आपके पास कभी भी बहुत ज्यादा पैसे नहीं होने वाले हैं। लेकिन इस बात से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आज से भी आप खुद के निवेश पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तो बहुत जल्दी आप पैसों के खेल के गुरु बन जाएंगे। पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट करने में बहुत ज्यादा शक्ति है। इस शक्ति की मदद से आप अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आप निवेशक कैसे बनेंगे? इसके लिए आपको इन्वेस्टिंग के नियमों के बारे में पता होना जरूरी है। अगर आपको खुद के पैसों को कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके पैसे आपके लिए क्या काम कर रहे हैं। क्या आपके पैसे सिर्फ और सिर्फ बैंक खाते में जमा है? अगर ऐसा है, तो वो पैसा कभी भी आपको अमीर नहीं बना सकता है। बैंक खाते में रखी हुई छोटी सी रकम को भी आप इन्वेस्टमेंट की मदद से बहुत बड़ी बना सकते हैं। इसके लिए आपको ये सोचना होगा कि अब आपको कंज्यूमर नहीं, बल्कि इन्वेस्टर बनना है। किसी बड़े इन्वेस्टर ने कहा है कि अगर आप जीने के लिए पैसे कमा रहे हैं, तो फिर आप अपने समय की ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिससे आपको पैसे मिलते हैं और उन पैसों से आप अपना खर्चा चलाते हैं। लेकिन भविष्य में आप इस ट्रेडिंग से बर्बाद होने वाले हैं, क्योंकि आप पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन आप कभी भी खुद के लिए समय नहीं खरीद सकते हैं। जब भी आप काम करना बंद कर देंगे, तो आपके पास पैसे आने भी बंद हो जाएंगे। इसलिए खुद के लिए एक ऐसी तरकीब तैयार करें जो आपके लिए सोते समय भी पैसा कमाती रहे। याद रखिए कि अगर आप बिस्तर में सोते हुए पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो आज ही नींद को त्यागिए और मेहनत करने के लिए बिस्तर छोड़ दीजिए। अब इन्वेस्टमेंट पर लौट कर आते हैं। दो तरीके से इन्वेस्टमेंट किए जा सकते हैं। पहला तरीका वही है जो कि वॉल स्ट्रीट सजेस्ट करता है। खूब पैसा रिसर्च में खर्च करिए और फिर बेस्ट कंपनीज के ऊपर जमकर पैसा लगाइए। दूसरा तरीका थोड़ा सा अलग है। ये सस्ता है और इसके लिए आपको पहले से अमीर होने की जरूरत नहीं है। इस तरीके में रिस्क भी कम है। क्या आपको इस तरीके के बारे में जानना है? आपको बता दें कि दूसरे तरीके को इंडेक्स इन्वेस्टिंग कहते हैं। इसे व्यक्तिगत घोड़ों के बजाय कसीनो पर दांव लगाने के रूप में सोचें। ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीत रहा है, कसीनो हमेशा पैसे बनाते रहता है। इंडेक्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा लिस्ट की गई कंपनियां हैं। जब आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं,
तो आप उन सभी लिस्टेड फर्म्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इंडेक्स में अच्छी अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं। इंडेक्स में एक बार फेल होने से आप खत्म नहीं होते हैं। इंडेक्स में आपके खत्म होने का एक ही तरीका है, वो ये है कि जब आपके इंडेक्स की सारी कंपनियां डूब जाएं। ऐसा होना बहुत मुश्किल है। अगर आप भी पैसा बनाना चाहते हैं, तो आप भी इंडेक्स इन्वेस्टिंग की बारीकियों को सीखने की कोशिश करिए। इन्वेस्टमेंट के इस तरीके से आप बेहतर रिटर्न बना सकते हैं। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि इस फंड के चार्ज कम होते हैं। इस फंड के लिए आपको 25 गुना कम चार्ज पे करना होता है, जिससे छोटे या शुरुआती इन्वेस्टर को काफ़ी मदद मिल जाती है। अगर आपको भी शेयर मार्केट में उतरने से डर लगता है, तो एक बार इंडेक्स इन्वेस्टिंग को अपना कर देखिए। अर्ली रिटायरमेंट की बारीकियों को समझने की कोशिश करिए। जल्दी रिटायरमेंट का सपना इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आपने कितना पैसा बनाया, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितना पैसा बचाया। इस बात का चांस ज़्यादा है कि आपका सपना जल्दी रिटायरमेंट लेने का हो, लेकिन आपका बैंक अकाउंट इस बात की गवाही ना दे। भले ही आप बहुत ज़्यादा कमाते हों, लेकिन अगर आपके खर्चे कम नहीं होंगे, तो आप ज़्यादा सेव नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी सेविंग कम रहेगी, तब आप जल्दी रिटायरमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकते। 65 साल एक सामान्य रिटायरमेंट एज होती है। इसके पीछे का कारण ये है कि लोग 5 से 10% तक ही सेविंग करते हैं। आम लोगों का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी सालाना 6 से 7% का ही होता है। इस वजह से रिटायरमेंट लेने के लिए 40 से 45 साल की वर्किंग लग जाती है। अगर किसी को इस समय को कम करना है, तो उसे अपनी सेविंग्स बढ़ानी होगी। कई बार लोग रिटायरमेंट प्लान करते वक्त अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेकर सही अंदाजा नहीं लगाते। इस वजह से रिटायरमेंट के बाद कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप 40 की उम्र में रिटायर हो रहे हैं, तो मान कर चलें कि 80 से 85 की उम्र तक आपका जीवन चलेगा। तो ऐसे में आपके पास अगले 40 से 45 साल के लिए फंड होना चाहिए। इन सब के अलावा आपको पता होना चाहिए कि रिटायरमेंट के समय आपके अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है, तो अमेरिकन कपल पॉल और जिलियन के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि इन दोनों की सालाना आय $62,175 है, जिसमें से 15.2% यूएस सरकार टैक्स काट लेती है। टैक्स काट कर इनके पास $52,724.40 बचते हैं। अब मान लेते हैं कि पॉल और जिलियन ये बुक ऐप पर इस समरी को सुन रहे हैं। समरी सुनते हुए उन्होंने फैसला किया कि अब वो ज्यादा से ज्यादा सेविंग करेंगे। इसके बाद उन्होंने छोटा सा घर किराए में लिया है और खर्चे कम कर दिए। इस तरह करके वो $12,724.40 अपने सेविंग पोर्टफोलियो में सालाना ऐड करना शुरू कर देते हैं। अब मान लेते हैं कि इन्हें हर साल कम से कम ब्याज 6% का ही मिला। इनकी इनकम भी पूरी जिंदगी नहीं बढ़ी। फिर भी ये कपल 30 सालों में $1,000,000 इकट्ठा कर लेगा और ये 54 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेंगे, यानी 11 साल पहले। यही होता है अच्छी सेविंग का फायदा। टारगेट पोर्टफोलियो के साइज को कम करके अर्ली रिटायरमेंट को बेहतर मैनेज किया जा सकता है। क्या आपको पता है कि अर्ली रिटायरमेंट के लिए कितनी सेविंग करनी होगी? यही सवाल रिसर्चर्स भी बार बार करते हैं। आपका पोर्टफोलियो सेल्फ सस्टेनिंग रहेगा अगर आपका सालाना खर्च टोटल वैल्यू के 4% से ज्यादा नहीं हो। इसी कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिस्ट सेफ विड्रॉल रेट कहते हैं। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि टारगेट पोर्टफोलियो के साइज को पता कैसे करें, तो इसके लिए सिंपल मेथड है। अपनी सालाना जरूरत को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको सालाना $40,000 की जरूरत है, तो आपका टारगेट पोर्टफोलियो $10 लाख होना चाहिए। आपको इतना पैसा इकट्ठा करना मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन फिगर से घबराने की जरूरत नहीं है। सही इन्वेस्टमेंट और स्ट्रैटेजी की मदद से आप इस फिगर को अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकें, तो टारगेट पोर्टफोलियो को कम भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अर्ली रिटायरमेंट को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएंगे। लेखिका सलाह देती हैं कि अगर आपको भी अपने भविष्य के बारे में सोचकर डर लगता है, तो अब डरने की जरूरत नहीं है। आपका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। जरा खुद ही सोचें कि
पिछले 10 सालों में दुनिया कितनी तेजी से बदली है। इसी के साथ साथ पैसा कमाने का तरीका भी कितना तेजी से बदला है। आने वाले 10 सालों में ये तकनीक और तेजी से बदलने वाली है। इसलिए अभी और आगे भी आपके पास अच्छे पैसे कमाने के बहुत से मौके आने वाले हैं। भविष्य में आने वाली तकनीक आज की तकनीक से 100 गुना तेज होगी। इसलिए ये मानकर चलें कि हमारा भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। आपके कर्जों से लेकर बच्चों तक की जितनी चिंता आज आपके दिमाग में है, कल ये सब खत्म होने वाली है, क्योंकि तकनीक की एक नई लहर दस्तक देने वाली है। इन्वेस्टर कार्ल इकान ने कहा है कि लाइफ में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन खुशी केवल पैसों के दम पर ही नहीं रहा जा सकता। लेकिन खुश केवल पैसों के दम पर ही नहीं रहा जा सकता है। अगर आपको असल मायने में खुश रहना है, तो फिर आपको खुद की जिंदगी को बैलेंस करना भी सीखना होगा। उसके लिए आपके रिश्ते और सेहत भी अच्छी होनी चाहिए। जब जीवन के ये दोनों पहलू भी अच्छे रहेंगे, तभी जिंदगी में इन्वेस्टिंग का असली मजा आएगा। इसलिए लाइफ को बैलेंस रखने की कोशिश करें। आपको बता दें कि हजारों तरीके हैं जिनकी मदद से आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले खुद से सवाल करिए कि ज्यादा जरूरी क्या है, फ्रीडम या फिर महंगा फोन। अपनी फ्रीडम को चुनिए और खर्चों को कम करिए। याद रखिए, इस दुनिया में आजादी से बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए खुद को कर्जों से मुक्त करिए और जिंदगी को एंजॉय करिए। कुल मिलाकर लाइफ में दिल की सुनने से पहले मैथ की सुनिए। खुद को फाइनेंशियली मजबूत करिए, फिर पैशन आपके पास खुद दौड़ा चला आएगा। एक बार जब आप फैसला कर लेते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है, तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। इसके लिए कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। इस समय आपके मन में भी कई सारे सवाल आ सकते हैं, जैसे कि अगर गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया तो क्या मुझे प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए। कई बार नए नए इन्वेस्टर्स गलती भी कर बैठते हैं। वो कई बार ऐसी अफवाहों के चक्कर में फंस जाते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। इसलिए इन्वेस्टिंग की अफवाहों से दूरी बनाकर रखें। क्या करें? आपको इन्वेस्टिंग की दुनिया में तब तक नहीं उतरना चाहिए जब तक आपको इसके रूल्स के बारे में ना मालूम हो। इस खेल में आपका एक ही गोल होना चाहिए, वो ये कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है और आज़ादी के साथ जिंदगी को जीना है। फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए आपका खुद के ऊपर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। खुद की रिसर्च करने की आदत डालें। इसके बाद तकनीक तैयार करें और उसे फॉलो करें। इसमें भी क्रिएटिविटी दिखानी होती है। इसलिए कहा जाता है कि इन्वेस्टिंग भी एक क्रिएटिविटी है।